बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से वापस चले गए। वापस वो ओमान में गए हैं। जिस तैयारे में वो आए उसमें वो ओमान नहीं गए, बल्कि पाकिस्तान से दूसरा तैयारा लेकर वो ओमान गए, मुबैना तौर पर जो इतलात आ रही हैं। इसकी कोई कन्फर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरा मुकम्मल करके वो ओमान चले गए और अब खबर आ रही है कि वो दोबारा पाकिस्तान आएंगे। देखें, ये जब ईरान ने दौरा शुरू किया था तो दो चार चीज़ें उन्होंने क्लियर की थी। उन्होंने कहा था कि खित्ते के वो ममालिक जिनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं ईरान के या बरादराना ताल्लुकात हैं, वो उनका दौरा करने के लिए अब्बास अराग़ची निकले। 3 ममालिक का जिक्र किया गया था कि वो पाकिस्तान आएंगे, फिर ओमान जाएंगे और फिर रूस जाएंगे। इन तीनों मुल्कों से चाहे दिफाई नुक्ता नज़र है, चाहे इलाकाई मामलात हैं, ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तान के हवाले से तो इस वक्त इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ी हुई है कि मौजूदा अमरीकी हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत पर इन्हिसार कर रही है अपनी फेस सेविंग के लिए। तो ये ईरान के लिए भी एक मौका है कनेक्टिविटी का। तो वो पाकिस्तान अब दोबारा आएंगे। और ये जो सरकारी मीडिया है ईरान का, उसने ये दावा किया, और सरकारी मीडिया ईरान का, उनकी तरफ से ये चीज़ सामने आई है कि दोबारा से ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँचेंगे और पाकिस्तान में दोबारा के दौरा करेंगे और कुछ चीज़ें जो हैं वो दोबारा डिस्कस होंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्चुअली इसका बैकग्राउंड क्या है। मैंने आपको खबर दी थी अपने पिछले वीलॉग में, और मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। ईरान ने आने से पहले एक तो ये बताया था कि वो कहाँ कहाँ जाएंगे दौरे पर। दूसरा, उन्होंने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात उनका मंसूबा नहीं है, या इस दौरे के अंदर कहीं पर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात शामिल नहीं है उनके मंसूबे में। एक तो उन्होंने ये भी कहा था। एक और बात भी की थी कि अराग़ची ईरान के एटमी मवाद के हवाले से या एटमी प्रोग्राम के हवाले से किसी किस्म की बातचीत करने नहीं आए, और अगर वो बातचीत करनी है तो वो ईरान की जो बाकी सीनियर क़यादत है वो उनकी मुशावरत से होगी। ऐसे तो नहीं वो उठकर कर सकते बातचीत। बहरहाल, जो पैगामात मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की चीज़ें की थी अराग़ची ने पाकिस्तानियों से मुलाकात में। एक, उन्होंने बताया कि अमेरिका ने कहाँ कहाँ पे काम ख़राब किया और अमेरिकन मुतालबात के जवाब में ईरान का रद्द-ए-अमल क्या है और ईरान की तजावीज़ क्या है जंगबंदी के लिए, जिससे कुछ अमेरिका को भी फेस सेविंग मिल जाए और ईरान का भी नुकसान ना हो। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बताया कि वो तो आपने हुर्मत उन्होंने खोल दी थी, तो जब अमेरिका ने नाकाबंदी की तो वहां से काम खराब हो गया। तो ना सिर्फ ईरानी मुतालबात सामने रखे बल्कि ईरानी तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रखे, बल्कि ईरान ने कुछ तजावीज़ भी दी पाकिस्तान को कि ये अमेरिका के साथ शेयर की जाए। अब जब तक नाकाबंदी है, ईरान ने एक और बात की है, तब तक हम बराह रास्त अमेरिका के साथ बात नहीं करेंगे। तो बिलवास्ता एक चैनल पाकिस्तान का है जो खुला हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। और पाकिस्तान के दौरे को बड़ा मुस्बत दौरा भी करार दिया अराग़ची ने, जो पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है। अब पाकिस्तान ने अमेरिका को सारी कहानी सुना दी, और डोनाल्ड ट्रंप ने, जो 2 लोग आ रहे थे पाकिस्तान में, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, इन दोनों का पाकिस्तान में जो इनकी आमद है वो कैंसिल कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूं जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जनाब बहुत टाइम लग जाता है, बहुत पैसा लग जाता है ये इतनी दूर जाने में, और हमारी जो मुलाकात हो रही है वो भी कोई ईरानी की आदत से हमारी बातचीत या उनकी क़यादत से मुलाकात नहीं हो रही। हमारी जो बातचीत हो रही है वो अराग़ची को वो समझते हैं कि ये एक ओहदेदार ज़रूर है, लेकिन ये ईरानी की आदत नहीं है। वो ईरानी सदर को मानते हैं, या कालीबाफ आए थे या कुछ तगड़ा वफद आए। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहाना बना दिया। देखिए, एक्चुअली अमेरिका बातचीत करना चाहता था और वो कोई रास्ता बातचीत का निकाल भी रहे थे। ईरान भी बातचीत करना चाहता है, लेकिन हालात अब ईरान के लिए ऐसे नहीं है कि वो फ्रस्ट्रेशन शो करे कि वो बातचीत करना चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि दोनों को बिठा के मामला किसी तरह रिजॉल्व करके तो इसका सहरा पाकिस्तान के सर पे बांध दिया जाए। और ये कोई भी मुल्क होगा वो यही चाहेगा, ऐसा ही चाहेगा। खासतौर पे ऐसी पॉलिटिकल क़यादत जिनकी अपने मुल्क में मट्टी पलीत हुई हो, ऐसा रिजीम जो पाकिस्तान के अंदर कोई उनकी शक्ल ना देखना चाहता हो, ये लोग चाहेंगे कि चलो पाकिस्तान में तो इज्जत नहीं है, बाहर कहीं ना कहीं हमें कोई इज्जत मिल जाए। बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जी इसमें बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है, बहुत पैसा ज़ाया हो जाता है, 15-15 घंटे आने जाने में लग जाते हैं। तो फिर कोई ऐसी दस्तावेज़ात हमें थमा दी जाए जिसके ऊपर फिर हम दोबारा गुफ्तगू करें। तो ट्रंप ने अब पाकिस्तान से सारा मुशावरत कर ली, पाकिस्तान ने उन्हें सारा कुछ बता दिया एज इट इज़। ट्रंप जो है वो उसको अब वहाँ स्टडी करेगा और उसके बाद वो मुशावरत करेगा अपने लोगों से। वो पाकिस्तान को बताएगा, पाकिस्तान फिर ईरान को बताएगा, और ये सिलसिला ही चलेगा। इसीलिए अराग़ची अभी दोबारा पाकिस्तान आ रहे हैं। अराग़ची जो है वो आज शाम को पाकिस्तान पहुंचेंगे, और उसके बाद उनका मास्को का दौरा है जो उसके बाद करेंगे। ये दौरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे हाथ में बहुत सारे कार्ड्स हैं, और हम तैयारों में इतने लंबे लंबे ट्रैवल 15-15 घंटे के नहीं करेंगे, और ईरान के ऊपर अब मुनसर है
कि वो हम पे टेलीफोन के जरिए मामला कर सकते हैं। यानी ईरान अगर चाहता है कोई डील करना है, कोई मामला हल करना चाहता है, तो हमारे साथ बराह रास्त कॉल कर ले। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह तो दिया, लेकिन ये सब जानते हैं कि एक्चुअली ये मुज़ाकरात किस तरीके से आ रहे हैं। अच्छा, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना उनके बंदे नहीं आ रहे, साथ ही शुक्र है इस्लामाबाद खुल गया। लगभग 2 हफ्ते तक इस्लामाबाद के शहरियों को इन्होंने कर्फ्यू में रखा हुआ था। दवाइयां भी इस्लामाबाद में नहीं आ जा रही थी, पेट्रोल पंप भी सारे बंद थे, मार्केटें इन्होंने बंद कर दी थी, तालीमी इदारे, सेहत के मामला सारे बिगड़ गए थे, कारोबारी मराकज़ बंद थे, दफातर बंद थे, अदालतें तक बंद रही वहाँ पे इस्लामाबाद में। ये सारा कुछ किया गया सिर्फ और सिर्फ के अमरीकी नुमाइंदगान आ रहे हैं। देखे ना, इराकची तो भी वापस आ रहे हैं, इराकची तो आज वापस पहुंच जाएंगे, लेकिन बंदिश तो नहीं है इस्लामाबाद में। इसका मतलब यह है कि इराकची के मामले में सिक्योरिटी के वो कंसर्न्स नहीं है पाकिस्तान के, जो अमरीकी स्टीव विटकॉफ या जेरेड कुशनर या जेडी वेंस, या अगर बहुत कम चांसेस थे कि ट्रंप आ जाता, तो उनको पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कुछ और समझती है और उनके लिए पूरा मुल्क बंद कर सकती है। लेकिन ट्रंप को इस बात का ख्याल है कि वक्त और पैसा जाया होता है, लेकिन हमारी जो मिलिट्री बैक्ड रिजीम है पाकिस्तान में, उसको इस बात का ख्याल नहीं है। उन्होंने दारुल हुकूमत को बंद रखा 2 हफ्ते तक, लोगों का वक्त भी ज़ाया किया, पाकिस्तान का पैसा भी ज़ाया किया, अरबों रुपए का नुकसान भी किया। देखिए, वो अपने मुल्क के बारे में कैसे सोचता है कि वक्त भी ज़ाया नहीं करना, पैसा भी ज़ाया नहीं करना, और हम कैसे सोचते हैं कि उनके सिर्फ आने की उम्मीद है और हमने 2 हफ्ते तक पाकिस्तान को बंद रखा। बड़ी अफसोसनाक बात है, ये हमने किया। फिर आपको याद होगा पाकिस्तान की ISPR ने, फील्ड मार्शल ने ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि एक पाकिस्तानी की जान 1000 अफगानियों से कीमती है। क्या अमेरिकन से कीमती नहीं है? यानी एक अमेरिकन की जान बचाने के लिए, और कोई इतना बड़ा खतरा इस्लामाबाद है, दारुल हुकूमत है, आप सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के इकदाम किए गए, क्या किसी और के लिए ऐसे इकदाम किए जाते हैं? इराकची के लिए तो नहीं किए जा रहे, जो इकदाम डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के लिए किए जा रहे। तो ये पाकिस्तानियों को ना ये मोहब्बत का चूरन बेचा जाता है कि जनाब आप बड़े कीमती हैं, आप बड़े शानदार हैं, अच्छे कीमती हैं, उनका मैंडेट ही चोरी कर लिया आपने। पाकिस्तानियों ने वोट किसी और को डाला, आपने डब्बे में से कुछ और निकाल के हाथ में पकड़ा दिया। तो पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तौहीन तो आपने की है। आपके लिए पाकिस्तानी कहाँ पे मोतबर और मोहतरम हुए? पाकिस्तानियों से तो शदीद नफरत की गई है और हमें दिखाई भी दे रही है। बहरहाल चले, अच्छा ये हुआ कि इस्लामाबाद खुल गया है। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से रब्ता किया और उसके बाद ये खबर आई है कि जो इराकची हैं वो वापस पाकिस्तान फौरी तौर पर आएंगे। ईरानी सदर के साथ शहबाज शरीफ की बातचीत क्या हुई, ये ना पाकिस्तानी कोई सोर्स अभी तक खबर बाहर निकाल सका, ना ये ईरान में से बाहर आई है। ज्यादा उम्मीद यह है कि ईरानी मीडिया कुछ ना कुछ इसके बारे में बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ों को छुपाने का रुझान ज़्यादा है, मीडिया से थोड़ा सा ये अवॉइड ही करते हैं। और जो खबर पाकिस्तान में मीडिया को फीड की जाती है वो ISPR के जरिए से की जाती है, या पाकिस्तान के मिलिट्री सोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों के, वो वहाँ से कोई ना कोई खबर वो लीक करते हैं, लेकिन उसमें एजेंडा शामिल होता है, जिसकी वजह से सहाफ़ियों को भी बाद औक़ात शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पहले तो फिर भी कोई क्राइटेरिया था, कोई तरीकाकार था, आगे से सवाल जवाब हो जाते थे। अब तो एक मैसेज भेज दिया जाता है, वो मैसेज एज इट इज़ जो है वो पाकिस्तानी छाप देते हैं, और ये पाकिस्तानी सहाफ़त की एक बदकिस्मती भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद दिन पहले एक सहाफ़ी को मशवरा दिया था कि तुम अभी रुको वहाँ पे पाकिस्तान में, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं रुक जाता। 2 दिन का उन्होंने कहा था कि रुको, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट होने वाली है, तो मैं ज़रूर वहाँ पे रुकता। तो वो सहाफ़ी पाकिस्तान में रुक गए, अमेरिकन सहाफ़ी वापस नहीं जा रहे थे, उन्हें लगता था कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है पाकिस्तान में। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप से जब उन्होंने बार बार शायद ये बार कहा, तो अब एक मैसेज उनका, डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सहाफ़ी के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि ये उनका स्क्रीनशॉट है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा उस सहाफ़ी को कि कम हो, कि पाकिस्तान वापस आ जाओ, हुन तान होते कोई खबर नहीं मिलनी। मेरे ख्याल में अब ये सारा मामला ऑनलाइन चलेगा। अमेरिका अपनी बहुत ताकत बढ़ा चुका है। मैं आपको एक खबर पढ़ के सुनाता हूँ, और ये एक एजेंसी है जिसका नाम है स्प्रिंटर प्रेस एजेंसी। इन्होंने एक वीडियो जारी की है, और ये वीडियो बिन गोरियान एयरपोर्ट की है, एयरबेस है वहाँ पे इसराइल के अंदर, और उसकी वीडियो है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है जिस तरीके से फ़िज़ाई क़ुव्वत को यहाँ पे जमा किया गया। वीडियो में अगर आप देखें तो हर तरफ तैयारे ही तैयारे खड़े, जंगी तैयारों की भरमार हो गई है, ना सिर्फ इसराइल में बल्कि खलीजी ममालिक में भी। और खलीजी ममालिक के अलावा जो अमेरिकन बहरी बेड़े खड़े हैं ना समंदर के अंदर, उन पे भी एक एक बेड़े के ऊपर 70-70 जंगी तैयारे होते हैं। तो ये कितनी बड़ी ताकत अमेरिका ने इस रीजन में इकट्ठी कर दी है। सैकड़ों की तादाद में सिर्फ जंगी लड़ाका तैयारे हैं, तो एक फुल फ्लैज जंग की तैयारी भी है। ये भी हमें अपने जहन में रखना चाहिए। ये अमेरिका करता है नहीं करता, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी फेस सेविंग चाहिए। या तो फेस सेविंग पाकिस्तान लेकर दे, ईरान हार तस्लीम करे, अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी लड़ाई में कूदने का खतरा लेना पड़ेगा। क्योंकि देखें, अगर वो नहीं लड़ता तो उसके पास और क्या है, वहां पे एप्स्टीन फाइल उसके गले पड़ी हुई है। अमेरिकन की अक्सरियत कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का मुवाखजा किया जाए, यूरोप उसके खिलाफ हो गया है। तो अब ट्रंप को कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। वो कह रहे जी कि
जब जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त भी इतनी बड़ी मिकदार में अमेरिका ने यहाँ पे हथियार और एयरक्राफ्ट नहीं पहुंचाए थे जितनी बड़ी मिकदार में अब पहुंच गए हैं। और अमेरिका अपनी फोर्स को बिल्डअप कर रहा है यहाँ पे बहुत तेजी से रीजन में। आप क्या समझते हैं कि ये सारा कुछ जो है वो अमन के लिए हो रहा है? ये सवाल पूछा है स्प्रिंटर प्रेस एजेंसी ने, और उसका जवाब उन्होंने दिया है कि ऑफ कोर्स नॉट। यानी उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये सब कुछ अमन के लिए हो रहा है, ये सारे हथियार लड़ाई के लिए जमा किए जा रहे हैं। नाजरीन देखें, ट्रंप का एक ट्वीट आया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है वो इस्लामाबाद खोल दिया। अंदाजा करें आप। और ये लोग आज तक डिनाई करते रहे हैं कि अमेरिकन साइफर के ऊपर इन्होंने किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं की या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कोई भार नहीं था। हम सारे जानते हैं कि जो साइफर की ज़बान थी वो बहुत ही डिप्लोमेटिक नहीं थी, बड़ी बदतमीजी वाली ज़बान थी। और वो एक हुक्म था कि इमरान खान का रिजीम तब्दील कर दिया जाए पाकिस्तान में। और वो जनरल बाजवा की ईमा के ऊपर या उनके प्रोपेगेंडे के साथ था। उन्होंने बहुत लॉबिंग की थी इस बारे में, क्योंकि उन्हें एक्सटेंशन चाहिए थी जनरल बाजवा को। बहरहाल जनरल बाजवा को एक्सटेंशन तो नहीं मिली, लेकिन आसिम मुनीर को हालात ऐसे बदले कि आसिम मुनीर को ना सिर्फ एक्सटेंशन मिल गई बल्कि 5 साल की मुद्दत मुलाजमत भी मिल गई और ताहयात इस्तिस्ना भी आसिम मुनीर साहब ने ले ली। अब नाजरीन, कई लोगों ने यह दावा किया है, बल्कि चाइना ने और रशिया ने बाकायदा जंग के आगाज में यह बात की भी थी और अमेरिकन लिखारी भी इसको लिख रहे हैं। एक अमरीकी राइटर, मैं उनको भी पढ़ रहा था, बेन रॉड्स, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है। और मैं उनकी तहरीर देख रहा था कि ईरान ने खुद से ही अपने ऊपर जौहरी हथियार बनाने पर पाबंदी लगा रखी थी। आयतुल्लाह अली खामनाई का एक फतवा भी मौजूद था कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। तो ट्रंप ने पिछले दौरे हुकूमत में ओबामा वाली डील खत्म कर दी थी, जो एटमी डील ईरान के साथ हुई थी। और ऐसा लगता है कि ईरान पर हमले के जवाब के लिए ट्रंप को और इसराइल को एक फाल किस्म का जौहरी प्रोग्राम ईरान में चाहिए था, ताकि एक वजह बने कि हमने ईरान के ऊपर अटैक करना है। ये हमला कभी भी जौहरी प्रोग्राम के बारे में था ही नहीं, ये दावा किया गया इस सहाफ़ी की जानिब से भी, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं। एक्चुअली वो ईरान में रजीम तब्दील करना चाहते थे। इसके लिए रजा पहलवी को भी तैयार किया गया था। वो आजकल टमाटर और केचप से उनकी तवाज़ो हो रही थी, वो जर्मनी में थे शायद। तो मामला ये है कि रजीम तो तब्दील नहीं हो सका ईरान में। अब उसके लिए आप मुज़ाकरात के जरिए से तो कभी ये अचीव कर नहीं पाएंगे, बल्कि जो ईरान के अंदर रजीम है वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। इसराइल ने दावा किया है कि वो खामनेई के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे। अमेरिका के इशारे का उनको इंतज़ार है कि ट्रंप वो कहे, और इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा जी हम तबाही फेर देंगे। शायद उनके पास कोई इंटेलिजेंस है, लेकिन एक खबर जो बड़ी खौफनाक है, और ये बड़ी खबर है, मुझे लगता है कि आज की अगर कोई बड़ी ब्रेकिंग हो सकती थी तो वो ये होनी चाहिए थी। ये खबर जो है, ये न्यूयॉर्क टाइम ने एक दावा किया है। ये दावा ये कहता है कि ईरान के पास इस्फहान के पहाड़ों की गहराई में एक नई एटमी साइट हो सकती है, जहां वो अपने पास पहले से मौजूद 11 टन यानी 11,000 केजी यूरेनियम के जखायर से अफसूदगी का काम कर सकते हैं। ईरान के लिए 11 टन जखीरे की जगह का इल्म ना होना एक गैर यकीनी सूरत हाल है, और ये एक सियासी बर्तरी भी है। व्हाइट हाउस को ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मशवरा देने वाली एक टीम ने कहा कि ईरान के बहुत से चोटी के साइंसदान मारे जा चुके हैं, लेकिन अगर वो फैसला कर लें तो उनके पास अब भी जौहरी हथियार बनाने की बुनियादी सनती सलाहियत मौजूद है। अब ये बात इस वक्त की जा रही है, मैं इसको यानी इस तरह देख रहा हूं कि ईरान के ऊपर हमले का एक जवाब भी हो सकती है ये बात, कि इस्फहान की पहाड़ियों की गहराई में ईरान ने कोई एक ऐसी एटमी साइट बनाई हुई है जिसके बारे में अमेरिका को या दुनिया को इल्म नहीं है, और ईरान वहां बहुत बड़े पैमाने पर यूरेनियम की अफसूदगी कर रहा है या कर सकता है। ये बड़ी डेंजरस बात है। ईरान की जानिब से इसकी तरदीद सामने आएगी, क्योंकि खबर ये अभी थोड़ी देर पहले आई है और मैंने फौरी तौर पे इस खबर को पढ़ा, मुझे हैरत हुई कि ये क्या किया इन्होंने। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि जैसे इराक के ऊपर जब अटैक किया गया तो ये कहा गया कि यहाँ पे ख़तरनाक कीमियाई हथियार है, लेकिन वो हथियार आज तक दुनिया को नहीं मिले। पूरा इराक इन्होंने तबाह कर दिया। लगभग 2 मिलियन के करीब लोग वहाँ पे, कुछ इतलात के मुताबिक, कुछ के मुताबिक 1 मिलियन से ज़ायद, कुछ के मुताबिक 2 मिलियन से ज़ायद लोग वहाँ पे जाँ बहक हो गए इराक में, लेकिन आज तक वो हथियार नहीं मिले जिनके जवाब पर वो हमला किया गया था। तो अब ईरान के ऊपर हमले का अगर जवाब बनाया जा रहा है तो ये एक चीज़ हो सकती है। लेकिन ईरान की जानिब से पता चलेगा। अभी ईरान के अंदर से ये भी एक दावा सामने आया, उनके डिप्टी स्पीकर जो है वो ये कह रहे थे कि हमारे पास तो 400 केजी यूरेनियम थी, अमेरिका 450 केजी यूरेनियम का मुतालबा कर रहा है, ये बाकी की 50 केजी हमने कहाँ से लेकर आनी है? जो रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे पास थी वो तो सिर्फ 400 केजी थी। अब लेकिन अमेरिका का मुतालबा है, जब ये बैठेंगे तो कोई ना कोई हल तो निकलेगा मामले का। नाज़रीन, अमेरिका में एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकया पेश आया। ये व्हाइट हाउस में प्रोग्राम नहीं हो रहा था, ये प्रोग्राम हो रहा था वॉशिंगटन में हिल्टन होटल में, और ये व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का एक डिनर था जो हुआ करता है। और ये सालाना डिनर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और वो तमाम सहाफ़ी
या इदारे सहाफती, वो सारे वहां पे मौजूद थे। बहुत बड़ी तादाद में लोग, लगभग हजारों की तादाद में लोग वहां पे हिल्टन होटल में बंदोबस्त किया गया था। इस तकरीब में गोली चल गई। वाकया जिस तरीके से हुआ मैं उसी तरीके से आपको रिपोर्ट कर देता हूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये वाकया हुआ। तो इसमें सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप स्टेज पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बाद में व्हाइट हाउस में आने के बाद बात भी की है। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर इसके बारे में कुछ पोस्ट भी की है। तो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं, एक शख्स आता है, वो आकर उनसे बात करता है, उनको एक पर्ची दिखाता है, और वो रूटीन की बातें कर रहे हैं कि अचानक से 6 गोलियां चलती है। जो वीडियो में नजर आ रहा है, ऐसा लगता है गोली काफी दूर से चली है, क्योंकि कैमरामैन डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा दूर नहीं था जो अपने मोबाइल से फिल्म बना रहा था, जबकि गोली की आवाज काफी दूर से आई थी। 6 गोलियां चलती हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में बताया कि उसको ऐसा लगा जैसे कोई ट्रे गिरी है, बहुत जोरदार तरीके से। तकरीबात में बाद कोई ट्रे गिर जाती है, बर्तन गिर जाते हैं, तो बड़ी गंदी आवाज आती है। तो उसको लगा कि शायद ये हुआ, लेकिन थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी पहुंच जाती है। अब एक आदमी गिरफ्तार हुआ है वाशिंगटन हिल्टन होटल से। पहले इत्तला मिली कि एक आदमी मारा गया है, लेकिन बाद में पता चला कि एक बंदा गिरफ्तार हो गया है। उसके बारे में कुछ ज्यादा इत्तलात नहीं दी गई, अभी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट वीलॉग में या उसके बाद में आपको बताने के काबिल हो जाऊं कि एक्चुअली ये कौन आदमी था, इसके बारे में क्या इत्तलात आई हैं। लेकिन अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है, एक बंदा गिरफ्तार हो गया, और इस बंदे ने गिरफ्तार होने से पहले एक पुलिस वाले पे गोली चलाई, बहुत क्लोज रेंज से। सीक्रेट सर्विस का एक आदमी था, और बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से वो बच गया, लेकिन जख्मी हुआ है। और एक बंदा गिरफ्तार हो गया है, बाकी तहकीकात इसकी जारी है। इस आदमी का बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। काश पटेल जो है उन्होंने भी बात की है, जो लॉ इन्फोर्समेंट है उन्होंने भी बात की डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होकर। व्हाइट हाउस में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा तकरीब हम दोबारा कर लेंगे, और 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा हम सब इकट्ठे होंगे और इस तकरीब को करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स होती हैं डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी की या अमेरिकी सदर की सिक्योरिटी की। वहां पे हथियारों का इतना करीब पहुंच जाना कि डोनाल्ड ट्रंप जहां बैठा है वहां पे शदीद आवाज आई फायरिंग की, वो कि बहुत करीब नहीं था, लेकिन कम से कम वो सिक्योरिटी के कुछ लेयर्स क्रॉस करके आगे आ गया था। अब इस वाकये के ऊपर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को फौरी तौर पे वहां से हटाया गया, रेस्क्यू किया गया, लटाया गया। मैंने सेकंड गिने, जब डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं कि जरा शानदार काम किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा जबरदस्त किया, मुझे बहुत तेजी से रेस्क्यू किया, बड़ा क्विक रिस्पॉन्स था। लेकिन ये क्विक रिस्पॉन्स मेरी नजर में नहीं था, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे मनाजिर देखे हैं। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप पे जब पेंसिल्वेनिया में गोली चली थी आज से 2 साल पहले, वहां पे जो रिस्पॉन्स था वो ज्यादा क्विक था। यहाँ पे गोली चलने के बाद जो पहला आदमी डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा वो 8 सेकंड लगे, और फिर 12 सेकंड के बाद एक बंदा पीछे से पहुंचा, और 20 सेकंड के बाद डोनाल्ड ट्रंप को उसकी सीट से उठाकर पीछे नीचे कर दिया गया। ये बहुत टाइम होता है, और इस किस्म के ऑपरेशन में और एसके रेस्क्यू में 2 4 5 सेकंड भी बहुत होते हैं। इतना क्विक नहीं था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सबकी तारीफ की है। वाकई की मजीद तफसीलात आएंगी, आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये एक वाकया हुआ है, अब इसके असरात क्या होंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिका के ईरान के मुज़ाकरात वाला मामला भी चल रहा है, यहाँ रीजन में भी एक लड़ाई चल रही है, तो हम बाद में इस पे बात करेंगे। नाजरीन, थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ आते हैं। देखिए, पाकिस्तान को ना अब जरा चौधराहट से बाहर आना चाहिए। हम ना बचपन में ऐसे करैक्टर्स को देखते थे लाहौर के मोहल्लों में, जिनके घर में राशन नहीं होता था, जेब में पैसे नहीं होते थे, गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं होता था, सिगरेट भी मांग के पीते थे, लेकिन रोजाना शाम को कलफला सूट पहन के चौक में आके बैठ के बड़के मारते थे। तो पाकिस्तान को ना ये वाला किरदार नहीं करना चाहिए। ये इस किस्म के करैक्टर लाहौर के चौकों में तो चल जाते हैं, जच जाते हैं, उम्रें इनकी गुजर जाती हैं, फैमिलियां इनकी रुल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक हुकूमत है। आप बाहर चौधराहट दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान में खाने को दाने नहीं है। किसान आपका रुल गया, मजदूर आपका रुल गया, मेहनत कश तबाह हो गया, ताजिर तबाह हो गए, मईशत बर्बाद हो गई, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। लोड शेडिंग का एक अजाब है जो कौम के ऊपर आपने मुसल्लत कर दिया है। आपकी बिजली बनाने की कैपेसिटी लगभग 45,000 मेगावाट है, और आप कौम को 20,000 मेगावाट भी नहीं दे पा रहे। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि इतनी कैपेसिटी होने के बावजूद आप आज बिजली पैदा ही नहीं कर पा रहे, और कौम से बिल आप कितना ले रहे हैं? 4 गुना बिल ले रहे हैं, और 1 यूनिट के इस्तेमाल पे 3 यूनिट के पैसे ले रहे हैं। यानी 1 रुपए वाली चीज 4 रुपए की देते हैं, और फिर जब एक आदमी 4 रुपए की चीज लेता है तो उससे 12 रुपए वसूल करते हैं। तो आप अंदाजा करें कि पाकिस्तानी जो है वो 1000% जो है वो ज्यादा पे कर रहे हैं, और इसके बावजूद उन्हें लोड शेडिंग मिल रही है। सूरज की रोशनी तक पे आपने टैक्स लगा दिया है। पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। अब जुमे वाले दिन जनाब कहते हैं पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया जाएगा, 50-55 रुपए। अगर IMF ने हमें रिलीफ ना दिया या IMF ने हमें इजाजत ना दी तो फिर पेट्रोल और महंगा कर देंगे, 50-55 रुपए की लेवी और लगा देंगे।
भाई कौम को चूना लगा रहे हैं आप, लेवी नहीं लगा रहे। इतने का तो इमरान खान पेट्रोल नहीं बेचता था जितनी आप लेवी ले रहे हैं कौम से। और अभी ये जो कीमत बढ़ी है ना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये कीमत पेट्रोल की नहीं बढ़ी, ये टैक्स बढ़ाया इन्होंने। टैक्स को बढ़ा के 80 रुपए से 107 रुपए कर दिया, 27 रुपए कीमत इन्होंने बढ़ा दी। अभी ये पेट्रोल को और डीजल को मजीद महंगा करेंगे, ये दावा किया जा रहा है। और ये वफाकी वजीर कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। वफाकी वजीर ने बैठ के, फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, उन्होंने बैठकर नेशनल टीवी के ऊपर ये बात की है। ये अली मलिक साहब ने, उन्होंने नेशनल टीवी पे बैठ के ये बात की है कि जनाब हमें जुमे वाले दिन अगर IMF नहीं मानता या हमारी दरखास्त रद्द करता है तो हमें मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ जाएगी, 50 रुपए या 55 रुपए और टैक्स लगाना पड़ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी हुकूमत जब उनके पास कोई माशी मंसूबा नहीं होता, जब उनके पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो मुल्क को चला सके, तो फिर उन्हें भारी टैक्स लगाने पड़ते हैं, कर्जे लेने पड़ते हैं। बिजली, गैस, पेट्रोल, ये चीजें और अशियाए जरूरत जो लोगों ने इस्तेमाल करनी है उनको महंगा करना पड़ता है। और जो ऐसे टैक्सेस जो बेचारे तनख्वाहदार तबके के ऊपर लगते हैं वो लगाए जाते हैं ताकि लोगों को नचोड़ के किसी तरह से खसारे को काबू किया जा सके। लेकिन खसारा इनसे अभी तक काबू नहीं हो रहा, अभी तक काबू नहीं हो रहा। इन्होंने सिर्फ अपोजिशन को काबू करना सीखा है, इन्होंने सिर्फ मुखालिफ आवाजों को कुचलना सीखा है, लोगों को मारना, उनके साथ जुल्म करना, उनके साथ जबर करना सीखा है। मुल्क नहीं इनसे चलेगा, ना इनसे कल मुल्क चला, ना इनसे आज मुल्क चल रहा है, ना इनसे आने वाले कल में मुल्क चलेगा। पाकिस्तानी अवाम के लिए सबसे बेहतर पता क्या है? वो फौरी तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हुकूमती फार्मूलों से जान छुड़ा ले।